हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आशीष सर बात करेंगे 11 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की। आइए करते हैं स्टार्ट। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दिया है। यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स उपलब्ध हैं एसएससी और बैंक के। तो यहाँ आप पेड कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे और इन पेड कोर्सेज में एक कोर्स है पैराजंबल और क्लोज टेस्ट का, जिसमें 100 पैराजंबल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और 100 क्लोज टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ में पीडीएफ मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि ये जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको मिलते हैं वो सबके सब न्यूज़पेपर से बनाकर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ई बुक के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको वोकैबुलरी की ई बुक और एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए पेपर सेट्स भी उपलब्ध है, तो ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो बैच है जो कि हमने स्टार्ट करना है आज से, तो ये आज से स्टार्ट हो रहा नया बैच। इसके लिए आज का दिन आपके पास रहेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अदरवाइज आपको फिर 7 डेज का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेंसडे को नेक्स्ट बैच हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन है द 5 मेंबर कमिटी वर। देखिए कमिटी यहाँ पे सिंगुलर है तो वर नहीं लग सकता, वर तो प्लूरल वर्ब है, तो ये कमिटीज अगर होता तो हम सोचते, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। ठीक है, तो 5 सदस्य जो कमिटी है ऑफ द व्यू है ना, वो इस व्यू की थी, इस दृष्टिकोण की थी कि दैट द प्रेजेंट सर्विस कंडीशंस की वर्तमान में जो सर्विस स्थितियां हैं ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारियों की ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी के, आर क्वाइट गुड, वो काफी अच्छी हैं। क्या स्थितियां, यहाँ कंडीशंस को देखकर आ रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हिज स्पीच वो जज्ड बाय मैनी, उसके स्पीच को बहुतों के द्वारा जज किया गया, किस रूप में, एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेस। वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन लगता है क्योंकि ऑफ जो है वो अपने बाद ग्रुप की रिक्वायरमेंट रखता है, तो यहां पे आएगा स्पीचेस। आपका आंसर होगा वो क्या आएगा, सी। नंबर 3 की बात करें तो हार्डली हैड आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट देन, और हार्डली और स्केर्सली होने पर आपको पता होना चाहिए कि क्या कंजंक्शन हम लगाते हैं। हार्डली और स्केर्सली के साथ हम कंजंक्शन लगाते हैं व्हेन, तो यहां पे देन नहीं आना चाहिए, इसके स्थान पे लगेगा व्हेन। एक और याद रखना है आपको कि हार्डली या स्केर्सली से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर इन्वर्जन भी लगता है, तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो आंसर है वो तो यहाँ पे सी है। कई बार ये वाला पार्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉमन एरर से संबंधित चीजें। आज का एडिटोरियल है, एक फाइनेंशियल आर्टिकल है रोड बम्प्स के नाम से। रोड का मतलब सड़क है, बम्प का मतलब उभार होता है, तो सड़क पर जो भी, सड़क का मतलब यहाँ पे जो भी आपका एक मंजिल है, वो रास्ता है, उस रास्ते में जो भी परेशानियां हैं, व्यवधान है, बाधाएं हैं, उसकी बात है। बम्प्स का मतलब इस प्रकार के उभारों को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके रोड पर, आपके मार्ग में बाधाएं हैं, हिंड्रेंस हैं, तो ये कहना चाहता है रोड बम्प्स का मतलब जो भी आप यहाँ पे रास्ता चुन रहे हो, उन रास्तों में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी उसके बारे में आर्टिकल आपको बताएगा। ठीक है, जीएसटी के बारे में है, केंद्र और स्टेट, सेंटर वर्सेस स्टेट के बारे में है। सेशन को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, जरूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना मत भूला करें। और अगर आप पहली बार ये सेशन देख रहे हो चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन मंडे को जब भी किसी पर्टिकुलर डे की बात आप करते हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर उस दिन से लेकर आज तक की बात करते हो, उस दिन का प्रभाव आज तक चल रहा है, कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं डेज के नाम से पहले। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि मंडे को द 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये हो गया 15वां वित्त आयोग। फिलहाल का जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है। सबमिट किया मतलब उसने प्रस्तुत की इट्स रिपोर्ट। इट्स यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। रिपोर्ट दी इसने विद रिकमेंडेशंस, मतलब प्रशंसा या अनुशंसाओं के साथ। किसकी प्रशंसा, किसकी सिफारिश इसने की है, ऑन द फॉर्मूला, तो अनुशंसाएं इसने दी है, अपने सिफारिशें दी है फॉर्मूला पर, सूत्र पर। कौन सा सूत्र है, फॉर शेयरिंग द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। फॉर शेयरिंग, शेयर करने के लिए, फॉर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, शेयर करने के लिए क्या, द डिविजिबल, डिविजिबल मतलब बांटने योग्य, पूल का मतलब होता है एक पूरा पार्ट, एक ग्रुप कह सकते हो। ठीक है, और टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स पता ही है कर, और रेवेन्यूज का राजस्व होता है, तो टैक्स रेवेन्यूज के पूल से मतलब ये हो गया कि जो भी टैक्स से राजस्व प्राप्त होता है उसका पूरा का पूरा भाग, उसको पूरे को अगर समाहित कर लें, ग्रुप में रख दें, तो उसे आप पूल कहेंगे। और डिविजिबल का मतलब हो गया बांटने योग्य। बिटवीन द सेंटर, किस किस के बीच में, दो यहां पे हैं तो इस कारण से बिटवीन है, और बिटवीन के साथ में एंड लगता ही है। किस किस के बीच में, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में। फॉर द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों के लिए। और ये रिपोर्ट सबमिट किसको की है, किसके सामने प्रस्तुत की है, प्रेसिडेंट के सामने।
तो सबमिट की है प्रेसिडेंट के सामने, इसलिए यहां पे टू का प्रयोग है, सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मंडे को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट यहां पे दी है, किसको? प्रेसिडेंट को। और उस रिपोर्ट में क्या है? सिफारिशें हैं। सिफारिशें किस बारे में है? उस तरीके के बारे में, उस फॉर्मूला के बारे में कि कैसे हम जो भी बांटने योग्य टैक्स है, जो भी हमें राजस्व प्राप्त होगा, उसको हम कैसे केंद्र में और राज्य सरकारों के बीच में बांटेंगे, उसका पूरा लेखा जोखा इन्होंने प्रस्तुत किया है प्रेसिडेंट के सामने। द पैनल्स प्रपोज्ड फिस्कल रोड मैप। फिस्कल का वित्तीय होता है, रोड मैप का मतलब एक पूरा नक्शा तैयार कर दिया है। द पैनल कौन सा हो गया? जो भी 15 वित्त आयोग ने प्रस्तुत की है अपनी रिपोर्ट, उसी को पैनल कहा गया है। उसकी जो प्रस्तावित प्रपोज्ड, ये एडजेक्टिव है यहां पे और ये पास्ट पार्टिसिपल है, जो उसका प्रस्तावित रोड मैप है, जो इसने नक्शा दिया है, पूरी प्लानिंग दी है, पूरा खाका खींच कर दिया है, वित्तीय खाका खींच कर दिया है। कब तक का? 5 साल तक का दिया है, तो 2025-26 तक का। विल ओनली कम इनटू द पब्लिक डोमेन। ये केवल पब्लिक डोमेन में आएगा। विल ओनली, कम विल के साथ कम V0 फॉर्म है। पब्लिक डोमेन लोक क्षेत्र में आएगा, लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी, कह सकते हो लोगों के पास इसका अधिकार रहेगा। वंस कब? इट इज टेबल्ड, जब एक बार ये टेबल्ड का मतलब प्रस्तुत करना है, जब एक बार ये प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कहां पर? पार्लियामेंट में, संसद में। और पार्लियामेंट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ये आपको पता ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो द का प्रयोग करते हैं। इफ नॉट इन द विंटर सेशन, कह रहा कि यदि ये विंटर सेशन में नहीं आया, शीत सत्र में नहीं आया, एटलीस्ट बिफोर, तो कम से कम कब आ जाएगा? द यूनियन बजट फॉर 21-22 इज प्रेजेंटेड, जब केंद्रीय बजट यहां पे प्रस्तुत किया जाएगा 2021-22 में, कम से कम उससे पहले तो आ ही जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, द पैनल्स रिकमेंडेशन प्रपोज्ड फिस्कल रोड मैप। तो ये जो 15वें वित्त आयोग ने, इसका जो पैनल है, इसका जो आयोग है, इसने जो प्रस्तावित वित्तीय एक प्लानिंग दी है, रोड मैप का मतलब यहां प्लानिंग मान लो, कब तक की दी है? 2025-26 तक की। तो ये पब्लिक डोमेन में कब आएगी? जब इसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, और यदि ये शीत सत्र में नहीं आ पाएगी, तो कम से कम यूनियन बजट जब पेश किया जाएगा 2021-22 में, उससे पहले तो आ ही जाएगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्लाइड में। आगे देखिए, एन एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब वो रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि ये एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एन एक्शन टेकन, एक्शन की विशेषता बताने के लिए टेकन यहां पे पोस्टपोज एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब वो रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया है कि ये एक्शन लिया जाएगा। तो ये रिपोर्ट जो है क्या करेगी? वुड रिवील, रिवील का मतलब उजागर करना, डिस्क्लोज करना, खुलासा करना। तो ये खुलासा करेगी किसका? द गवर्नमेंट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द पैनल्स प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन। इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन या फिर कह सकते हो डायरेक्शन। तो कह रहा है कि जो रिपोर्ट है वो खुलासा करेगी कि गवर्नमेंट स्वीकार करेगी या फिर नकार देगी इस पैनल के निर्देशों को, ये बताएगी। तो जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो यहां उजागर करेगी, वो रहस्य उजागर करेगी कि सरकार यहां पे स्वीकार करती है या रिजेक्ट करती है क्या चीज को? इस पैनल के निर्देशों को। तो यहां पे गवर्नमेंट्स में देखो अपोस्ट्रोफी एस है, अपोस्ट्रोफी के बाद में जो भी शब्द लगता है वो नाउन होता है। तो एक्सेप्टेंस यहां पे नाउन है और रिजेक्शन यहां पे नाउन है। आगे देखिए, व्हेन द 14th फाइनेंस कमीशन रेकमेंडेड, तो जब 14वें वित्त आयोग ने सिफारिशें की थी, अ शार्प इंक्रीज, किसकी सिफारिश की थी? तेज बढ़ोतरी की, शार्प इंक्रीज की, इन देयर टेक होम कट। टेक होम कट का मतलब क्या हो गया? टेक होम कट का मतलब है कि जो भी आप पैसा कमाते हो, उस पैसे पर टैक्स काटने के बाद जो धनराशि घर ले जाते हो, उसको टेक होम बोलते हैं। ठीक है, भी पैसा जो भी आपके पास आया, टैक्स की कटौती के बाद जो भी धनराशि बचती है जो घर लाने योग्य है, उसे कहा जाता है टेक होम। तो कहने का मतलब है कि जब 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी एक शार्प इंक्रीज की, किसमें? कि टेक होम कट जो है, जो भी कटौती होती है, जो भी आप पैसा घर लेकर जाते हो उसमें टैक्स की जो कटौती होती है, वो 32 से 42% की जो सिफारिश की थी, किसकी? डिविजिबल पूल की। वही डिविजिबल मतलब वही एक धनराशि जिसको डिवाइड करने योग्य है। रेवेन्यूज मतलब जो राजकोष, जो भी मतलब राजस्व है उसका। एंड द सेंटर एक्सेप्टेड, केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया था। स्टेट्स हैड ऑब्वियस कोज टू बी अपबीट, और स्टेट्स के पास भी ऑब्वियस कोज था, मतलब बिल्कुल स्पष्ट कारण था किसका? टू बी अपबीट। अपबीट का मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना, चीयरफुल होना, हैप्पी होना। यहां देख सकते हैं चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, प्रॉमिसिंग, रोजी, कि काफी खुश थे स्टेट भी। स्टेट के पास भी कारण था कि टैक्स अधिक आ रहा था, तो मतलब इसका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
तो यहां तक की बात अगर करोगे तो 14वें वित्त आयोग ने जब सिफारिश की थी कि काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी टेक होम कट के अंदर 42 पहले 32% था, उसको बढ़ाकर 42% जब किया था, जो राजस्व का डिविजिबल पूल था उसकी बात ये कर रहा है, तो केंद्र सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था और राज्य सरकार के पास भी स्पष्ट कारण था खुश होने का, आशावादी नजरिया अपनाने का। हावेवर, हालांकि फिर भी ये विरोधाभासी एक कंजंक्शन है, एडवर्ब भी होता है ये। देयर एक्चुअल शेयर्स ऑफ टोटल टैक्सेस, देयर एक्चुअल शेयर्स, देयर यहां पे आ रहा है स्टेट्स के लिए और पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इनका जो वास्तविक हिस्सा है किसका, टोटल टैक्सेस का, कुल जो टैक्सेस मिलते हैं मॉप्ड अप, वो टैक्सेस जिनको फिनिश कर दिया गया है, वो टैक्सेस जिनका अंत कर दिया गया है। मॉप अप का मतलब है एंड करना, कंक्लूड करना, फिनिश ऑफ करना। जीएसटी लागू होने से पहले केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पास अधिकार था कि ये टैक्स का कलेक्शन कर सकती थी। बहुत सारे टैक्सेस इनको सेपरेट तरीके से वसूलने होते थे, लेकिन फिर जीएसटी आ गया तो फिर केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी टैक्स की घाटा आपको होगा, जो भी अब आप टैक्स वसूल नहीं पाएंगे उसकी भरपाई हम करेंगे, उसी के रिगार्डिंग ये चीजें चल रही है। तो हावेवर, हालांकि इन स्टेट्स का जो वास्तविक हिस्सा है टोटल टैक्सेस का, वो टैक्सेस जिनको की फिनिश कर दिया गया है, हैव टर्न्ड आउट टू बी, टर्न आउट का मतलब ये निकल कर आना, इस रूप में निकल कर आना। जैसे कोई व्यक्ति टर्न आउट हुआ है इस रूप में, इसका मतलब वो एक एक्सपोज हुआ है, एक नए रूप के अंदर निकल कर आया है। तो ये जो शेयर्स हैं वो शेयर्स हैव टर्न्ड आउट टू बी फार लोअर, वो काफी ज्यादा कम रहे, ठीक है। वो कैसे, मतलब वो टैक्सेस जो कि टोटल टैक्सेस जो फिनिश कर दिए गए थे, जो अब स्टेट का अधिकार नहीं है वसूलना, उनका जो शेयर है, जो भी हिस्सा उनके अधिकार में आया, वो हिस्सा काफी ज्यादा कम आया। फार का प्रयोग आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले करते हैं और तब करते हैं जब आप उसको इंटेंसिफाई करना चाहते हैं और ज्यादा उसे आप मतलब कह सकते हो तीव्र करना चाहते हो, तीव्रता प्रदान करने के लिए फार का प्रयोग, फार बेटर, फार वर्स, फार लोअर, है ना। कारण क्या था, क्योंकि सेंटर ने डिप्लॉय किया। डिप्लॉय का मतलब यहां पे यूज करना है। डिप्लॉय अगर आप किसी व्यक्ति को करते हैं तो उसे स्टेशन करते हैं, तैनात करते हैं, जबकि किसी वस्तु के लिए डिप्लॉय का प्रयोग करते हो तो उसका मतलब यूज करना। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, यूज किया मोर सेसेस। सेस का मतलब होता है अतिरिक्त कर, और किसी विशेष प्रयोजन से लगाया गया अतिरिक्त कर कहलाता है सेस। सरचार्ज का अतिरिक्त कर है, लेकिन विशेष प्रयोजन जहां जुड़ गया वहां सेस होगा, प्रयोजन जहां नहीं जुड़ेगा वो सरचार्ज होगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, डिप्लॉय किया, यूज किया, अधिक सेसेस लगाए और सरचार्जेस लगाए। किसके लिए, टू गार्नर। गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना। किसके लिए, इकट्ठा करने के लिए। क्या इकट्ठा करने के लिए, एडिशनल रेवेन्यूज, अतिरिक्त राजस्व इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, ठीक है। तो कह रहा है हालांकि जो स्टेट्स का एक्चुअल शेयर था टोटल टैक्सेस का, जो कि खत्म कर दिए गए थे, वो बहुत ही कम यहां पर निकल कर आए, क्योंकि सेंटर ने बहुत ज्यादा सेस लगाए, सरचार्ज लगाए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए हाल ही के वर्षों में, ठीक है। एडिशनल यहां पे एडजेक्टिव की भूमिका में होगा, रेवेन्यूज नाउन है, एल एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। देयर आर फ्रेश रीजंस, अब ये देयर से स्टार्ट है, इसका मतलब ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन है तो फ्रेश रीजंस को देखकर आर है, तो कह रहा है नए कारण हैं, कई नए कारण हैं। फ्रेश का ताजा बोलते हैं, नए बोल सकते हो। फॉर द स्टेट्स, राज्यों के लिए, टू बी एंक्शस, एंक्शस का मतलब चिंतित होना, वरीड होना। तो किसके कारण है, चिंतित होने के कारण है स्टेट्स के सामने। अबाउट द कमीशन रेवेन्यू शेयरिंग रिकमेंडेशंस, किसके बारे में, कि ये जो कमीशन है, ये 15वां वित्त आयोग है जो उसने राजस्व को शेयर करने की जो सिफारिशें की है कि कैसे इस डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है उसको कैसे बांटा जाए केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, उसकी सिफारिशों को लेकर स्टेट्स के पास काफी सारे चिंता के विषय हैं। नॉट इन द लीस्ट, नॉट इन द लीस्ट का मतलब नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल, नॉट द स्मॉलेस्ट डिग्री कह सकते हो। नॉट एट ऑल बिकॉज ऑफ द रिसेंट स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब गतिरोध होता है, डेडलॉक होता है, ग्रिडलॉक होता है। जो गतिरोध की स्थिति केंद्र सरकार के साथ इनकी बनी हुई है, जो इनकी बन नहीं रही है केंद्र सरकार के साथ में राज्य सरकारों की, इसके कारण नहीं है। ऑन हाउ देयर जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज विल बी पेड, कि कैसे, गतिरोध किस बात को लेकर है कि कैसे उनका जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज का मतलब जीएसटी से लगने से जो केंद्र सरकार ने कहा था, वादा किया था कि जो नुकसान है उसकी भरपाई हम करेंगे आपकी, तो उससे जो नुकसान ये हुआ था उस कंपनसेशन ड्यूज को इस साल जो पे किया जाएगा उस बात से नहीं है। ये एक बार फिर समझना कि कह रहा है कि कुछ नए कारण हैं स्टेट्स के लिए चिंतित होने के, किस बारे में, जो 15वें वित्त आयोग ने रेवेन्यू शेयर, राजस्व शेयर करने की जो सिफारिशें की है अपनी रिपोर्ट के अंदर सबमिट की है प्रेसिडेंट को, उसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे स्टेट्स को चिंता है। ये कारण बिल्कुल भी वो नहीं है
कि उनका जो फिलहाल गतिरोध चल रहा है केंद्र सरकार के साथ, किस बात को लेकर कि जो भी कंपनसेशन ड्यू, जीएसटी कंपनसेशन ड्यू, जीएसटी के कारण जो भी नुकसान उनको हुआ है उनकी भरपाई करने के लिए जो पैसा उनका बकाया है, केंद्र सरकार के पैसा मांगते हैं, वो जो इस साल दिया जाएगा उस बारे में चिंता नहीं है और कुछ नए कारण से चिंता जुड़ चुकी है। वाइल 22 स्टेट्स, वाइल का मतलब यद्यपि लोगे, वाइल से लेकर सेंटर तक का एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज देयर से लेकर ईयर्स तक का है। तो वाइल 22 स्टेट्स की यद्यपि 22 स्टेट्स जो है हैव नाउ कम ऑन बोर्ड, कम ऑन बोर्ड का मतलब साथ में आ गए हैं। तो कह रहा है कि यद्यपि 22 स्टेट्स जो हैं वो अब साथ आ चुके हैं विद अ सॉल्यूशन, किसके साथ, एक हल निकाल कर लेकर आए, एक सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आए, कंज्यूर्ड अप बाय द सेंटर। वो हल जो कि किसने दिया है, वो किसने बनाया है, किसने इन्वेंट किया है, केंद्र सरकार ने। कंज्यूर अप का मतलब है इन्वेंट, डेवलप, मेक या फॉर्म, बनाना, क्रिएट करना, ठीक है। तो यद्यपि 22 राज्य जो हैं वो एक सॉल्यूशन के साथ आ गए हैं, एक साथ में निकल कर आए हैं, वो सॉल्यूशन जो कि केंद्र सरकार ने सुझाया है, दिया है, फिर भी देयर आर स्टिल लूज एंड्स। लूज एंड्स का मतलब है कई चीजें ऐसी हैं जो अनफिनिश्ड हैं, जो अभी तक कह सकते हो कि उनको ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर भी स्टिल मतलब अभी भी काफी सारे अनफिनिश्ड चीजें हैं। एज मोर ड्यूज पाइल अप, क्योंकि बहुत बाकी बकाया जो पैसा है, अधिक जो बकाया पैसा है, पाइल अप का मतलब इकट्ठा होना, ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों के दौरान। ओवर का मतलब यहां पे है ड्यूरिंग, ठीक है, ओवर ड्यूरिंग के अर्थ में भी आता है। तो अगले 2 सालों के अंदर यहां पे और बकाया पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ अनफिनिश्ड टास्क अभी भी हैं, ठीक है। इससे आगे बात करें तो कह रहा है सेकंड, दूसरी चीज क्या है, द सेंटर हैड टास्क्ड द कमीशन। सेंटर, केंद्र सरकार ने, हैड टास्क्ड, काम दिया था, किसको, वित्त आयोग को। कौन सा काम दिया था, तो देखो काम कौन सा दिया, उसमें विद लग रहा है, टास्क समबडी विद समथिंग, ठीक है। तो टास्क क्या दिया था, विद असेसिंग। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, इवेल्युएट, अब आईएनजी लगा देंगे साथ में इसके आप, है ना। इसी को मेजर भी कह सकते हैं, यह है मूल्यांकन करना। तो कह रहा है काम क्या दिया था, असेस करने का, मूल्यांकन करने का। अ फ्यू अनयूजुअल आइडियाज, अ फ्यू कुछ अनयूजुअल असामान्य आइडियाज, विचार। उनमें कौन सा शामिल था, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल था द क्रिएशन ऑफ ए नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस सिक्योरिटी स्पेंडिंग। क्या कहा था उसमें, उसमें एक चीज ये कही थी कि आप ऐसी चीज क्रिएट करो, नॉन लैप्सेबल फंड, मतलब जो फंड लैप्स नहीं हो, ऐसा फंड वहां पे दो, किसके लिए, डिफेंस और सिक्योरिटी स्पेंडिंग के लिए, जो भी रक्षा या सुरक्षा पर जो खर्चा होता है। और जो फंड मान लीजिए कि खर्चा नहीं हो पाया, फिर वो लैप्स हो जाएगा, आपको खर्च करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा फंड दो जो नॉन लैप्सेबल हो, कि वो लैप्स नहीं हो, अगर हमने खर्चा नहीं किया तो अगली बार हमारे पास वो पैसा काम आ जाए। एक तो ये कहा था। एंड दूसरा बात, इंसेंटिवाइजिंग, इंसेंटिवाइज का प्रोत्साहित करना स्टेट्स, राज्यों को, फॉर परफॉर्मेंस ऑन रिफॉर्म्स। और दूसरी बात यह है कि राज्यों को प्रोत्साहित किया जाए, किसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए। और परफॉर्मेंस किस चीज को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर, सुधारों को लेकर। कंसीडर्ड डिजायरेबल बाय द सेंटर, वो सुधार जिसको माना गया हो कि वांछनीय है, बाय द सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार जिन सुधारों को मानती है कि हाँ सुधार होने चाहिए, जैसे कि सच एज, उदाहरण देने के लिए आता है, जैसे कि अडॉप्शन। अडॉप्शन मतलब अडॉप्ट करने का प्रोसेस, अपनाने का प्रोसेस। क्या चीज अपनानी है, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। जैसे कि केंद्र सरकार जो है जो भी योजनाएं चलाती हैं उसके माध्यम से सीधा जो भी उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, उसके खाते में सीधा बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर कर देती है। वैसी ही स्कीम केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी चलाएं और वो भी सीधा सीधा कंज्यूमर के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दें। ये सब चीजें बताई गई है। तो यहां तक की बात करें तो दूसरी चीज है, केंद्र सरकार ने कमीशन को एक काम दिया था कि वो मूल्यांकन करे कुछ नए, एक अपरंपरागत विचारों के बारे में, अनयूजुअल आइडियाज के बारे में, जिसमें शामिल था, उसमें कहा गया था कि डिफेंस और सिक्योरिटी पे जो खर्चा होता है उसके लिए जो आप फंड देते हो हमारे को, वो नॉन लैप्सेबल हो। दूसरी बात इसने कही कि स्टेट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि वो परफॉर्मेंस दें। किस पर परफॉर्मेंस दें, उन सुधारों पर, वो सुधार जो केंद्र सरकार चाहता है। सुधार कौन से हैं कि जैसे केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर करता है उपभोक्ता के खाते में, वैसी ही स्कीम राज्य सरकार भी अपनाए। इन सब चीजों का काम दिया कि इन मुद्दों पर, इन विचारों पर थोड़ा सा कंसीडर करें, सोच विचार करें। सदर्न स्टेट्स, दक्षिणी राज्य जो हैं, आर वरीड, वो चिंतित हैं, दैट की द यूज ऑफ 2011 पॉपुलेशन डेटा, उसने ये चिंतित हैं कि जो 2011 के जनसंख्या आंकड़े हैं उनका जो प्रयोग है, किसके बजाय 1971 के आंकड़ों की बजाय, इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, के बजाय, विल पेनलाइज देम। पेनलाइज का मतलब होता है पनिश करना।
तो ये जो आंकड़े हैं वो उनको पनिश करेंगे, वो उनको सजा देंगे। फॉर मैनेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ बेटर, कि इन्होंने अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अधिक अच्छे से मेंटेन किया है, ठीक है, अधिक अच्छे से मतलब जनसंख्या ज्यादा बढ़ने नहीं दी है, तो वो इनको फायदा होना चाहिए, लेकिन इसका उनको पनिशमेंट मिलेगा। ये चिंता है सदर्न स्टेट्स को। मतलब कुछ राज्य जैसे यूपी है ना, बिहार है, तो यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, उसके बावजूद भी उनको मतलब उतना ही हिस्सा मिल रहा है, उतना ही बेनिफिट मिल रहा है। जबकि तमिलनाडु या फिर दक्षिणी जो राज्य हैं वहां पे जनसंख्या को कंट्रोल रखा गया है, उसके बावजूद उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो चिंतित है। तो दक्षिणी राज्य जो है वो चिंतित है कि 2011 के जनसंख्या आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है 1971 के जनसंख्या आंकड़ों की बजाय। तो ये जो चीज हो रही है, ये जो इस्तेमाल हो रहा है, ये उनको, किनको, दक्षिणी राज्यों को ये पेनलाइज करेगा, ये पनिश करेगा उनको। किसके लिए? कि उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को अधिक अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, मैनेज किया है, उसके लिए। ये तो उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, यहां पे पनिशमेंट मिलेगा। इसके बाद बात करें, ऑल दीज हैव द पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना। इन सभी में क्या है? संभावना है। किस चीज की? टू इंपैक्ट, प्रभाव डालने की। किस पे प्रभाव डालने की? स्टेट्स एक्चुअल शेयर, जो राज्यों का वास्तविक हिस्सा है उस पर प्रभाव डालने की इनकी प्रबल संभावना है। पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी होना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये सभी चीजें जो हैं, ये वास्तव में जो स्टेट को शेयर मिलना चाहिए उस पर प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो आरबीआई असेसमेंट, आरबीआई ने जो मूल्यांकन किया है किसका? स्टेट फाइनेंसेस का, राज्य वित्त का, वो असेसमेंट दर्शाता है स्टेट। यहां पे ये जो है असेसमेंट, ये सब्जेक्ट है, रिवील्स यहाँ पे वर्ब है, डिस्क्लोज करने को बोलते हैं रिवील। तो ये दर्शाता है क्या? कि दे वर ऑलरेडी हर्टिंग फ्रॉम द स्लोइंग इकोनॉमी। दे कौन? स्टेट्स वर ऑलरेडी हर्टिंग, ये पहले से ही आहत थे, इनको नुकसान पहुंच रहा था। किससे नुकसान पहुंच रहा था? स्लोइंग इकोनॉमी, मतलब मंद पड़ी हुई अर्थव्यवस्था से। जो अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो रही है उससे इनको पहले से नुकसान हो रहा था। द पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन, जो वैश्विक महामारी है और जो भी लॉकडाउन लगाए गए थे, हैव मेड थिंग्स वर्स, इन्होंने चीजों को और ज्यादा क्या कर दिया? बदतर कर दिया। वर्स क्या है? बैड की डिग्री कंपैरेटिव है, बैड पॉजिटिव डिग्री है, वर्स कंपैरेटिव है, और वर्स्ट क्या है? सुपरलेटिव है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि आरबीआई का जो असेसमेंट है, आरबीआई ने जो मूल्यांकन किया, कौन सा स्टेट असेसमेंट? स्टेट फाइनेंसेस का, राज्य वित्त का, वो दिखाता है कि वो पहले से, राज्य जो है पहले से ही हर्ट हो रहे थे स्लोइंग इकोनॉमी से, मंद पड़ती हुई अर्थव्यवस्था से। स्लोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और साथ में जो वैश्विक महामारी आई और लॉकडाउन उसके बाद लगाए गए, इन्होंने चीजों को और बदतर कर दिया। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, दिस फाइनेंस पैनल, ये जो वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग की बात है, हैड टेबल्ड, इसने प्रस्तुत किया, टेबल का मतलब प्रस्तुत करना, एन इंटरिम रिपोर्ट, रिपोर्ट यहां पे नाउन है, इंटरिम एडजेक्टिव है, इंटरिम का अस्थाई, टेम्परेरी, प्रोविजनल रिपोर्ट दी। किसके लिए? 2020-21 के लिए। बाई सेइंग, क्या कहते हुए? क्या 5 ईयर फोरकास्ट, फोरकास्ट की तीनों डिग्री सेम होती है, याद रखना। हालांकि ये तो यहाँ पे नाउन है, तीनों फॉर्म सेम होती है, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, इसका मतलब पूर्वानुमान होता है। ये कहते हुए कि 5 साल का पूर्वानुमान जो है इट्स टफ, वो काफी कह सकते हो टफ है, मुश्किल है। When, जब द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, जब अर्थव्यवस्था मंद पड़ रही है, ड्यू टू, किस कारण से? द इफेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स, सुधारों के प्रभाव के कारण, लाइक जैसे कि सुधार कौन से? विमुद्रीकरण, नोटबंदी हुई थी, एंड जीएसटी, इनके कारण, ठीक है। एक बार फिर समझना, पिछले साल जो ये वित्त आयोग है उसने क्या किया था? एक अंतरिम रिपोर्ट, एक अस्थायी रिपोर्ट दी थी 2020-21 की, ये कहते हुए कि 5 साल का पूर्वानुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में इकोनॉमी जो है वो काफी मंद पड़ी हुई है। किस कारण से? कुछ सुधार इन्होंने किए, सरकार ने नोटबंदी का कदम उठाया था, जीएसटी कदम उठाया था, इन प्रभावों के चलते अर्थव्यवस्था जो है मंद पड़ी हुई है, मंदी यहां पे चली हुई है। फिर देखिए इट्स फाइनल रिपोर्ट, इट्स फाइनल रिपोर्ट, ये वित्त आयोग के लिए इट्स है। फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, कम्स, आई है, एट एन इवन मोर अनसर्टेन टाइम, किस समय पर आई है? कहीं और ज्यादा अनिश्चित समय पर, मतलब अनसर्टेन टाइम पर आई है। विद द पेंडेमिक थ्रोइंग, इसमें क्या हो रहा है कि वैश्विक महामारी जो है थ्रो कर रही है, मतलब फेंक रही है, ग्लोबल इकोनॉमी को, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था को, इनटू अ टेलस्पिन, टेलस्पिन का मतलब होता है कैओस या फिर डिसऑर्डर, अव्यवस्था में, डिसऑर्डर को कह सकते हो या फिर कैओस को कह सकते हो, अव्यवस्था को बोलते हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग की जो अंतिम रिपोर्ट है वो इस समय आई है, किस समय आई है? कहीं ज्यादा अनिश्चित समय पर आई है, क्योंकि वैश्विक अर्थ जो ये महामारी है इसने ग्लोबल इकोनॉमी को अव्यवस्थित कर दिया है,
ठीक है। दैट द पैनल, अब देखो दो चीजें हैं, एक तो दैट सब्जेक्ट है, एक पैनल है। पैनल को देखकर हैज है कि पैनल ने क्या किया है, डेडिकेट किया है अ वॉल्यूम, एक पूरी की पूरी मात्रा, एंटायरली टू स्टेट्स, राज्यों के लिए, कि इस आयोग ने एक पूरा का पूरा सुझाव जो भी दिए हैं या फिर जो भी रिकमेंडेशंस दिए हैं वो सारे के सारा पूरा का पूरा वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है जैसे किताबें होती हैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वैसे ही है ये एक पूरा का पूरा वॉल्यूम समर्पित किया है। किसके लिए डेडिकेटेड में टू लगता है, स्टेट्स के लिए। ये जो चीज हुई है इसके लिए दैट आ रहा है। एनालाइजिंग, विश्लेषण करते हुए, द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ईच, किसका विश्लेषण करते हुए, प्रत्येक राज्य की विकास की आवश्यकताओं का विश्लेषण करते हुए, है ठीक है। इसने पूरा का पूरा वॉल्यूम समर्पित कर दिया स्टेट्स के लिए। ये जो चीज है ये क्या है, इज हर्टनिंग, हर्टनिंग का मतलब खुश कर देने वाला, एनकरेजिंग है, तो ये बात प्रोत्साहित करने वाली है। द सेंटर कैन एले स्टेट्स फियर, एले का मतलब होता है पैसिफाई करना, है ना, शांत करना। तो ये कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के डर को शांत कर सकती है। फर्दर आगे कैसे कर सकती है, बाय टेबलिंग, प्रस्तुत करके, क्या, रिपोर्ट को, सून, जल्द ही, सो दैट, ताकि, एनी एंग्जाइटीज, कोई भी चिंताएं हो, कैन बी डिबेटेड, उन पर वाद विवाद किया जा सके, एंड लेट टू रेस्ट, और उनको दफनाया जा सके चिंताओं को। ले टू रेस्ट का मतलब होता है बरी, या बरी कह सकते हो, ठीक है, बेरी, ठीक है, या इंटर भी कह सकते हो, दफनाने को बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के डर को शांत कर सकता है। आगे कैसे कर सकता है, इस रिपोर्ट को जल्द ही प्रस्तुत करके, ताकि जो चिंताएं हैं उस पर वाद विवाद हो सके, डिबेट की जा सके और इसको दफनाया जा सके, इन चिंताओं को खत्म कर सके। एंड स्टेट्स कैन ऑल्सो प्लान, और राज्य जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं अपकमिंग बजट्स विद लेस अनसर्टेनिटी, की आने वाले जो बजट्स हैं वो कम अनिश्चितताओं के साथ आए, ऐसी प्लानिंग स्टेट्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है बीइंग रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब ग्रहण करने वाला, टू स्टेट्स कंसर्न, कि राज्यों की चिंताओं को ग्रहण करना, ठीक है। कैन हेल्प, अगर केंद्र सरकार राज्य की चिंताओं को ग्रहण करने का मतलब है कि उनकी चिंताओं को खुद का मान ले, ठीक है, ऐसा रिसेप्टिव हो जाए, तो ये ऐसा होना जो है वो हेल्प कर सकता है। हेल्प के साथ देखो सीधा V0 है, हेल्प के साथ दो संभावनाएं बनती हैं, या तो सीधा V0 बेयर इन्फिनेटिव लगता है या फिर 2 + V0 इन्फिनेटिव लगता है। फोर्ज का मतलब बनाना है, निर्मित करना है, बिल्ड है, क्रिएट है, फॉर्म, एस्टैब्लिश है। तो केंद्र सरकार अगर राज्य की चिंताओं को अपना ले तो ये जो चीज है वो हेल्प करेगी किस चीज में, बनाने में। क्या बनाने में, फ्रेश, एक नया, कोहेसिव, यूनाइटेड, एकजुट, फेडरल, संघ, संघीय, संघीय मतलब जहां पे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों के पास भी शक्ति होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब एक प्रकार से एक जोड़ कह सकते हो, बॉन्ड कह सकते हो, फॉर द कमिंग ईयर्स, आने वाले वर्षों के लिए, ठीक है। तो अगर केंद्र सरकार राज्य की चिंताओं को सुने, उसको ग्रहण करे, तो ये जो चीज है वो एक यूनाइटेड संघ बनाने में, एक नया संघ बनाने में सहयोग कर सकता है आने वाले वर्षों में। इससे क्या होगा, डबल इंजन, एक प्रकार से एक तो केंद्र, दूसरा राज्य, डबल इंजन हो गया। ये डबल इंजन जो है दैट कैन हैसन, जो कि तीव्रता ला सकता है, हैसन का जल्दीबाजी करना, तीव्रता लाना। इंडियाज रिटर्न टू हाई ग्रोथ, भारत की वापसी इस ट्रैक पर, कि भारत फिर से हाई ग्रोथ के ट्रैक पर आ जाए, फिर से एक अच्छी वृद्धि की ओर अर्थव्यवस्था आगे अग्रसर हो, इस ट्रैक पे लाने के लिए डबल इंजन जो है वो इस गति को तेज कर सकता है अगर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करे तो। बात करें रिवीजन की तो फोर्ज है, फोर्ज का मतलब होता है क्रिएट करना, ई, तो फर्स्ट को जोड़ देंगे ई से। कोहेसिव है, इसका मतलब यूनाइटेड होता है, तो जोड़ देंगे डी से। टेलस्पिन का मतलब कैओस है, अव्यवस्था है, तो बी से। एले का मतलब शांत करना है, तो पैसिफाई, ए। और अपबीट का मतलब होता है चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, रोजी, ये सब पढ़ाया था मैंने, तो ये सी। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें ट्रांसलेशन की, तो उसे अपनी कमी नहीं दिखाई देती, तो ही इज ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब होता है उपेक्षा करना कह सकते हो, अनदेखा करना कह सकते हो, तो ही इज ब्लाइंड टू हिज मिस्टेक, ही इज ब्लाइंड टू हिज मिस्टेक। दूसरा है आपको इतना समय क्यों लग रहा है, तो वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग, वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग, क्यों लग रहा है समय, कंटिन्यूअस टेंस का है, वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग। घर पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना, तो पहले फोन करना, द डू रिंग मी, रिंग का मतलब फोन करने से ही है, घंटी करना कहते हैं। कब, जैसे आप घर पहुंच जाओ, तो एज सून एज यू गेट होम, तो डू रिंग मी एज सून एज यू गेट होम, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल सेशन। बात करेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।